जागो ग्राहक जागो, सालों से दिखाई और सुनाई दे रही इस एक टैग लाइन की स्थिति ऐसी है जैसे किसी प्रोडक्ट के साथ मिलने वाले यूजर मैनुअल की। मतलब हमारे पास होता है, बहुत काम का भी है, मगर हम उसे कितनी बार देखते हैं। आज इस टैगलाइन की बात इसलिए क्योंकि आज उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं, और आज उपभोक्ताओं की बात इसलिए क्योंकि सरकार का दावा है कि 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ताओं के लिए बहुत कुछ बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि इस तारीख से लागू हो गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। 2018 में एक बार ये बिल लैप्स हो चुकने के बाद फिर से लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद बन गया अधिनियम। तो क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का हिसाब किताब नई बोतल में पुरानी शराब वाला है? जानेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सारी चीजों में अमूलचूल परिवर्तन हो गए हैं। देखिए, हर व्यक्ति उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो जैसा कि रिवाज है, आइए इसे समझने के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले बात गुड्स एंड सर्विसेज की। सामान्य परिभाषा के अनुसार तो गुड्स वो सब हैं जो खरीद चुकने के बाद हमेशा के लिए आपका हो जाता है, जबकि सर्विसेज कुछ समय के लिए ही आपके पास रहती हैं। जैसे अगर आप अपनी कार खरीदते हैं तो वो गुड्स है, और अगर आप ओला उबर हायर करते हैं कहीं जाने के लिए तो वो सर्विस है। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति, यानी जो इधर से उधर ले जाई जा सकती है, गुड्स की कैटेगरी में आती है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इससे खाद्य पदार्थ भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। और खाद्य पदार्थ की डेफिनेशन में चूंकि अल्कोहल और पीने का पानी भी आते हैं, तो अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में गुड्स की श्रेणी में भी ये आने लगे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सर्विसेज में ढेर सारी चीजें शामिल की गई हैं, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, बिजली, टेलीकॉम, अम्यूजमेंट पार्क, मल्टीप्लेक्स वगैरह वगैरह। टीवी चैनल और ओटीटी जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, और न्यूज चैनल भी इसके अंदर आएंगे। रियल एस्टेट, जिसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए रेरा पहले से ही लाया जा चुका था, वो भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ये शब्द हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब हम इसकी फॉर्मल परिभाषा पर भी गौर करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो उपभोक्ता ना हो, लेकिन चूंकि आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम उपभोक्ता को समझेंगे। उपभोक्ता ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो सामान खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है, फिर चाहे उस बंदे ने गुड्स या सर्विसेज के लिए आधे पैसे दिए हो, या पैसे बाद में देने का कॉन्ट्रैक्ट किया हो, या ईएमआई बांधी हो, बस सामान यानी या सर्विस फ्री में ना ली गई हो। जैसे लंगर में खाना खाने वाला इस परिभाषा के हिसाब से उपभोक्ता नहीं है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप उपभोक्ता हैं। ऑनलाइन खरीदारी, मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से की गई खरीदारी, ऑफलाइन यानी दुकान या शोरूम से जाकर की गई खरीदारी, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से की गई खरीदारी, और ऐसी सभी माध्यमों से किराए में ली गई चीजें या सर्विसेज आपको उपभोक्ता बनाती है। कोई भी यूजर जो खरीदार की मर्जी से उस सामान या सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, जैसे माना कोई अपने बच्चों के लिए कोई टॉय खरीदता है, या एक औरत अपने पति के लिए घड़ी खरीदती है, तो क्रमशः उस बच्चे या पति भी उपभोक्ता कहलाएंगे। सोचिए ना, उपभोग से ही उपभोक्ता शब्द बना है। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे को बेचने के वास्ते खरीदा है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। जैसे आपकी चप्पलों की दुकान है, चप्पलों को बेचने से पहले आपको उन्हें थोक में खरीदना होगा, तो आप वस्तु खरीद तो रहे हो, लेकिन आप उसके कंज्यूमर यानी उपभोक्ता नहीं हो। अब उपभोक्ता के अधिकार क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 6 अधिकार पूरी तरह से स्पेसिफाई किए गए हैं। पहला, संरक्षण। उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से उपभोक्ता को संरक्षण मिले जो उसके लिए जान का खतरा बन सकती हैं। दूसरा, सूचना। उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए सामान या प्रयोग में लाई गई सर्विसेज की क्वालिटी, मात्रा, शुद्धता, प्रभाव, मूल्य जैसी चीजें उससे छुपाई न जाएं। मतलब उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे गुड्स और सर्विसेज से जुड़ी इन सभी चीजों की जानकारी मिले और जानकारियां गलत ना हो, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस न हो। तीसरी बात, सुनिश्चितता। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जहां कहीं भी संभव हो उपभोक्ता को चुनने का विकल्प मिले, किसी विशिष्ट कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने की मजबूरी न हो।
मतलब ये नहीं कि उपभोक्ता ने अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड का फाउंटेन पेन खरीदा हो तो आप उससे कहो कि इंक भी आप उसी ब्रांड की लो। सुनवाई, अगर उपभोक्ता कोई शिकायत करता है या फीडबैक देता है तो उसे सुना जरूर जाए। निवारण या निपटान, शिकायत या फीडबैक का कोई उचित हल या काउंटर फीडबैक उपभोक्ता को मिले। जागरूकता, जागरूकता एक कर्तव्य नहीं उपभोक्ता का अधिकार है। मतलब एक तरह से ये संबंधित सरकार या संस्था का दायित्व है कि विज्ञापनों से लेकर अन्य सभी माध्यमों से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। यूं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जागो ग्राहक जागो विज्ञापन अब पहले से ज्यादा सुनाई दे जाए तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। कंप्लेन यानी शिकायत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता का ऐसा कोई भी लिखित आरोप शिकायत माना जाएगा जो अनुचित व्यापार, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट या प्रतिबंधित व्यापार को लेकर हो। अनुचित कॉन्ट्रैक्ट जैसे रैपर में कहा गया कि 1 किलो घी लेकिन अंदर निकला 900 ग्राम। अनुचित व्यापार जैसे किसी मूवी शो के टिकट अभी पूरे बिके ही नहीं लेकिन बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया ताकि बाद में ब्लैक में बेचकर दुगना मुनाफा कमाया जाए। प्रतिबंधित व्यापार जैसे उपभोक्ता तक कोई विशेष प्रोडक्ट या ब्रांड पहुंचने ही ना देना या सिर्फ एक ब्रांड तक ही उपभोक्ता की पहुंच बनाए रखना। साथ ही अगर किसी प्रोडक्ट में कोई खामी निकल जाती है या सर्विस में कोई कमी निकल जाती है तो उसको लेकर लगाया गया लिखित आरोप भी शिकायत माना जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस अधिक दाम पर बेची जाती है तो उसको लेकर लगाया गया उपभोक्ता का लिखित आरोप भी शिकायत माना जाएगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे तय होगा कि अधिक दाम लिया जा रहा है? इसके कई तरीके हैं। जैसे हो सकता है सरकार ने ही किसी चीज के दाम तय किए हों लेकिन उत्पादनकर्ता या विक्रेता उससे ज्यादा चार्ज कर रहा हो। तो हो सकता है कोई दाम तय नहीं हो लेकिन उत्पादनकर्ता ने जो पैकिंग या कवर पर MRP लिखी है विक्रेता उससे ज्यादा दाम ले रहा है। किसी जानलेवा प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर लगाया गया उपभोक्ता का लिखित आरोप भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार शिकायत की कैटेगरी में आएगा। उपभोक्ता ये शिकायतें किन के खिलाफ कर सकता है? सर्विस प्रोवाइडर, सामान के उत्पादनकर्ता और सामान के विक्रेता यानी उसको बेचने वाले के खिलाफ। अब बात शिकायतकर्ता की। जरूरी नहीं कि शिकायतकर्ता ही उपभोक्ता या खरीदार हो। माइनर की दशा में यानी अगर कोई है जो 18 साल की उम्र से कम है उसके माता पिता या लीगल गार्जियन शिकायतकर्ता हो सकते हैं। अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस भी शिकायतकर्ता हो सकता है। कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन या NGO भी उपभोक्ता के बिहाफ में शिकायत कर सकती है। मतलब अब प्रोडक्ट का निर्माता ये नहीं कह सकता कि तुम कैसे केस लड़ रहे हो, तुमने तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी शिकायतकर्ता हो सकते हैं तब भी जबकि वो उपभोक्ता न हो। यानी जैसे रजिस्टर्ड एसोसिएशन उपभोक्ता के बिहाफ में शिकायत कर सकती है वैसे ही केंद्र और राज्य की सरकारें भी कर सकती हैं। इन सब के अलावा सेंट्रल अथॉरिटी भी स्वतः संज्ञान लेकर शिकायतकर्ता बन सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी क्या है और ये स्वतः संज्ञान का मतलब क्या है ये हम आगे समझेंगे। इस पूरे अधिनियम यानी एक्ट में 3 परतें हैं जो हम अब समझने वाले हैं। एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है इसका स्ट्रक्चर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, काउंसिल, उपभोक्ता संरक्षण परिषद जिसको हम कहते हैं। सरकार को एडवाइस दिया करेंगी ये काउंसिल कि उपभोक्ता संरक्षण में ऐसे ऐसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक जैसे नीति आयोग भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार है वैसे ही इस काउंसिलिंग को भारत सरकार की उपभोक्ता संरक्षण सलाहकार आप मान सकते हैं। काउंसिल की 3 स्तर होंगी, जिला, राज्य और राष्ट्रीय। दूसरा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA। ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है, रेगुलेटरी, विनियामक। इसका काम है नजर रखना उत्पादक, सर्विस प्रोवाइडर और विक्रेताओं पर और भ्रामक विज्ञापनों पर भी। जैसे RBI बैंक्स पर रखती है, CCPA की एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी तो वो अलग अलग केसेस की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी भी करेगी और स्वतः संज्ञान लेकर शिकायतकर्ता बन सकती है जैसा हमने आपको पहले बताया था। और हाँ, पहले उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी कोई विनियामक संस्था नहीं थी। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन यानी CDRC एक्ट के आ जाने के बाद कस्टमर अब सिविल कोर्ट न जाकर कमीशन में ही शिकायतें दर्ज किया करेंगे। यानी कमीशन का कार्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना और उनका निपटारा करना है। गौर करिए, काउंसिल का संपर्क सरकार से, सेंट्रल अथॉरिटी का संपर्क उत्पादक, सर्विस प्रोवाइडर और विक्रेताओं से और कमीशन का डायरेक्ट संपर्क उपभोक्ताओं से हो रहा है। अब हम बात करेंगे पुराने और नए एक्ट में अंतर की।
आपको पहले बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बीच बहुत सारे अंतर आ गए हैं, जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 काफी स्ट्रांग हो गया है। दोनों एक्ट में तुलना करने से नए एक्ट की वो सारी बातें भी कवर हो जाएंगी जो हमने रिपीट हो जाने के डर से आपको पहले नहीं बताई थी। पहला पॉइंट, केवीट एम्प्टर। केवीट एम्प्टर का मतलब है जो सामान खरीद रहे हो उसे देखभाल के खरीदो, फिर बाद में ना कहना। वो कहते हैं ना, आदमी घड़ा भी खरीदता है तो ठोक बजाकर खरीदता है। क्यों? क्योंकि अगर घड़ा खराब निकला, उसमें कहीं छेद निकला या लाते ही टूट गया तो आप उसे वापस नहीं करवा सकते, क्योंकि दुकानदार कहेगा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अच्छी तरह से देख लो। तो ये हुआ केवीट एम्प्टर। लेकिन नए एक्ट में विक्रेताओं के इस बच निकलने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब कि केवीट एम्प्टर को पूरी तरह नकार दिया गया है। अभी विक्रेता, सर्विस प्रोवाइडर या उत्पादक की जिम्मेवारी है कि वो खरीदार को एजुकेट करे। अब अगर कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है और उस प्रोडक्ट के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत सही पाई जाती है, तो मैन्युफैक्चरर ही नहीं, इन सेलिब्रिटीज के ऊपर भी 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है या और 2 वर्ष का कारावास यानी जेल भी हो सकती है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना 50 लाख तक का और दंड 5 साल तक का हो सकता है। जाने माने पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक एक YouTube वीडियो में बताते हैं कि अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली जैसे चर्चित लोग अगर किसी वस्तु या सेवा के इश्तिहारों में गलत बयानी करते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें भी दंड मिल सकता है। अब बात प्रोडक्ट लायबिलिटी की। इसे उदाहरण से समझिए। आपकी वॉशिंग मशीन खराब निकलती है। अगर पहले वाला एक्ट होता तो आपको सिर्फ वॉशिंग मशीन के मूल्य के बराबर हर्जाना या नई वॉशिंग मशीन प्लस ऊपर से कुछ 100 रुपए कंपनसेशन के रूप में मिल जाते। लेकिन अब वॉशिंग मशीन के हर्जाने के अलावा जो कपड़े उससे खराब हुए हैं या अगर उससे किसी को करंट लगा है और उसके इलाज में कुछ खर्च हुआ है तो वो सब भी आपको साथ में मिलेगा। ये ठहरी प्रोडक्ट लायबिलिटी। नए एक्ट 2019 के चलते अब शिकायत उस जगह दर्ज हो सकती है जहां का उपभोक्ता है, ना कि जहां का सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर या विक्रेता है। पुराने वाले एक्ट में इससे उल्टी स्थिति थी। पुराने एक्ट में कोई सेंट्रल अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, यानी कोई क्लास मॉनिटर टाइप का व्यक्ति नहीं था। शिकायत भी उपभोक्ता को खुद ही करनी होती थी। लेकिन अब CCPA भी नजर रखेगी और कमीशन में जाकर शिकायत करेगी, जैसा कि क्लास मॉनिटर का काम होता है। कई नई चीजें शामिल की गई हैं जिससे उपभोक्ता के अधिकारों का दायरा बढ़ गया है। जैसे पहले विक्रेता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे, अब आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्रेता के दायरे में ई-कॉमर्स यानी अमेज़न, फ्लिपकार्ट टाइप की कंपनियां जो ऑनलाइन सामान बेचती हैं भी आएंगी। खाद्य पदार्थों को गुड्स की श्रेणी में अब शामिल कर लिया गया है, ये पहले शामिल नहीं थे। टेलीमार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल किए गए हैं। कमीशन का एक काम मीडिएशन का भी है, मतलब ये लीगल और पारदर्शी तरीके से अपनी देखरेख में कमीशन के बाहर भी शिकायतों को सुलझाने का काम करेगी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तर्ज पर आउट ऑफ कमीशन सेटलमेंट। लेकिन ये मीडिएशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट पहले वाले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नहीं था। अब सिविल कोर्ट की तारीख पे तारीख वाली स्थिति नहीं रहने वाली। निश्चित दिन में कमीशन को केस निपटाना होगा। गुड्स के केस में ये निश्चित दिन 90 है। वकील से लेकर कोर्ट फीस तक शिकायतकर्ता को किसी को भी और कहीं भी एक पैसा नहीं देना, बस फॉर्म वगैरह की एक नॉमिनल राशि को छोड़कर। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत 2 साल तक करवा सकता है। प्रोडक्ट की खरीद के 2 साल के भीतर नहीं, प्रोडक्ट से आई परेशानी से 2 साल के भीतर। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट 1 जनवरी 2020 को खरीदा है और वो 1 जुलाई 2020 को खराब होता है तो आपके पास कंप्लेन करने के लिए 30 जून 2022 तक का समय होगा। कंज्यूमर कोर्ट के मेंबर्स जहां न्यायिक अनुभव वाले होते थे, अब कमीशन के मेंबर्स लॉ के इतर क्षेत्रों से भी हो सकते हैं। और पहले इनकी नियुक्तियां जजों की नियुक्ति समिति द्वारा होती थी, अब केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जो काम पहले सिविल कोर्ट का था अब कमीशन का है। इस तरह से जैसे पहले 3 सिविल कोर्ट थे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, वैसे ही अब 3 कमीशन होंगे, ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में सिर्फ 20 लाख तक के क्लेम्स की सुनवाई होती थी, वहीं अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ तक के क्लेम्स और शिकायतों की सुनवाई होगी। स्टेट सिविल कोर्ट में सिर्फ 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम्स की सुनवाई होती थी, वहीं अब स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के क्लेम्स और शिकायतों की सुनवाई होगी।
नेशनल सिविल कोर्ट में 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम्स की सुनवाई होती थी, वहीं अब नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ऊपर क्लेम्स और शिकायतों की सुनवाई होगी। इस तरह के बंटवारे को पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। पहले पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज में कंपनसेशन अमाउंट को भी जोड़ा जाता था। इससे कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भसड़ कम करने के वास्ते कंपनसेशन अमाउंट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाता था कि टोटल क्लेम अमाउंट बढ़ जाता था। लेकिन अब वैल्यू प्लस कंपनसेशन की फाइन लाइन की जगह वैल्यू की मजबूत दीवार बन गई है और केस का ज्यूरिसडिक्शन तय करना आसान हो गया है। एक और एडिशन है क्लास एक्शन सूट का। आपने देखा या सुना होगा कि अमेरिका में अगर अलग अलग उपभोक्ताओं की किसी एक ही प्रोडक्ट को लेकर लगभग समान शिकायतें आती हैं तो उन सभी को क्लब करके एक साथ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सूट किया जा सकता है। इसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ अकेले व्यक्ति के केस से ज्यादा मजबूत होगा ये क्लास एक्शन सूट। वो कहानी आपको याद होगी जिसमें एक लकड़ी आसानी से टूट जाती थी लेकिन लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूट पाता था। बस क्लास एक्शन सूट वही लकड़ी का गट्ठर ठहरा। पहले इंडिया में नहीं था ये विकल्प, लेकिन थैंक्स टू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अब बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में भी क्लास एक्शन सूट से डरना होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या है? हालांकि इस अधिनियम के ढेरों ड्रॉबैक होंगे जो हमें धीरे धीरे पता चलेंगे, लेकिन हम सिर्फ उस इकलौते ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में बदलने से हुआ, और वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि अब सरकार कमीशन के मेंबर्स चुनेगी, तो अगर सरकार के किसी प्रोडक्ट या सर्विस के खिलाफ शिकायत जाएगी तो जजमेंट के तराजू का पाला प्रतिवादी या डिफेंडेंट की ओर झुका पाया जा सकता है। अब कागज पर हुए ये बदलाव असल जीवन में उपभोक्ताओं को कितना फायदा पहुंचाते हैं ये जानेंगे धीरे धीरे। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। अपने फीडबैक दें thelallantopp@gmail.com पर। शुक्रिया।